हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। अध्याय नंबर 7, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। यहाँ से आप याद रखेंगे, नोटों पर दाहिनी तरफ गांधी जी का फोटो होता है। दाहिनी तरफ यानी इधर तो गांधी का फोटो होता है और इधर होते हैं बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित होते हैं। शेर का चित्र होता है बाईं तरफ। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया था, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। सारनाथ नामक स्थान पर विशाल स्तंभ में स्थापित किया गया था इन शेरों को पहले किससे बनाया गया था? पत्थरों को काटकर बनाया गया था। इस विषय में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे ज़्यादा। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों पत्थरों अभिलेख उत्पन्न किए गए हैं। यानी इतिहास में महान सम्राट में अशोक के कई स्तंभ और पत्थर अभिलेख उत्तीर्ण किए गए हैं अशोक के द्वारा। इसके पहले हम यह जानने के लिए कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करेंगे कि उनके राज्य की साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक के राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है? अशोक जिस साम्राज्य का शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा यानी अशोक के दादा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था अशोक का साम्राज्य। यानी नींव किसने रखी थी? अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने। लगभग 2300 साल पहले की बात है कि चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की। चाणक्य या कौटिल्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति था जिसने चंद्रगुप्त की बहुत सहायता की थी। चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी? अर्थशास्त्र, जिसमें के विचारों को लिखा गया है। वंश, जब एक परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं उन्हें एक वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार और उसका बेटा अशोक। यानी अशोक का पिता बिंदुसार और अशोक का दादा चंद्रगुप्त का पोता अशोक। साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जो अशोक का साम्राज्य था उसमें बहुत सारे नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, उज्जैन थी और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने वाले मार्ग का था। तक्षशिला कहाँ पर थी? ये दिशाएं हैं और इधर उत्तर है, इधर पश्चिम है। जो मार्ग यहाँ से गुजरता था इसके ऊपर थी तक्षशिला। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से थी। उज्जैन कहाँ से? उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते पर थी। यानी उत्तर से दक्षिण जाओगे तो यहाँ पर थी उज्जैन। शायद नगरों में व्यापारी सरकारी अधिकारी शिल्पकार रहा करते थे। शायद नगरों में व्यापारी रहते थे या सरकारी अधिकारी शिल्पकार रहते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों तथा पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। यानी अशोक के साम्राज्य में किसान और पशुपालक बड़ी संख्या में थे। वो कहाँ पर रहते थे? गाँव में रहते थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। मध्य भारत में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल संग्रह करते थे, जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। लोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक पहनते थे। यानी ये जो हमारी संस्कृति है, एकता में विविधता, ये प्राचीन समय से चली आ रही है, जो आज भी है। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य में मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? यह नीचे दिखाए गए हैं सब। ये जो लाल रंग से हैं ये क्या है? अभिलेख हैं। किसके? अशोक के समय के। कंधार से मिला है, लंपक से, मनसेरा से, शाहबागड्डी से
और तक्षशिला एक महत्वपूर्ण नगर था। और इधर उज्जैन था महत्वपूर्ण, पाटलिपुत्र, ये महत्वपूर्ण नगर थे, राजधानियाँ थी। कलसी से टोपरा अभिलेख हरियाणा से मिला है, बहारपुर दिल्ली से मिला है, मेरठ से मिले हैं, लुम्बी से मिले हैं, सारनाथ से मिले हैं, गुज्जर, कौशाम्बी, सांची, रूपनाथ, गिरनार की पहाड़ियों से मिले हैं, सोपारा से, संती से, मस्की, येरगुड्डी से, ब्रह्मगिरी से। और ब्रह्मगिरी यहीं से एक शव मिला है जो पिछले अध्याय में हम पढ़ा था, जहाँ पर 33 मनके मिले सोना के ब्रह्मगिरी से। कलिंग, पूर्वोत्तर भारत में अशोक का साम्राज्य बिल्कुल नहीं था। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न हैं? क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, जो साम्राज्य है राज्यों से बड़े होते हैं। राज्य छोटा होता है, साम्राज्य बड़ा होता है। उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, यानी साम्राज्य के लिए बड़ी अधिक सेना की आवश्यकता होती है, राज्यों के लिए कम सेना की। इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण इन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की जरूरत पड़ती है, जिनका साम्राज्य है। साम्राज्य का प्रशासन, चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास इलाकों को सम्राट का सीधा नियंत्रण था। जो पाटलिपुत्र थी और उसके आसपास का क्षेत्र था, उस पर जो शासक था, राजा था, उसका सीधा नियंत्रण होता था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गाँव और शहरों को किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा, शिल्पकारों से, किसानों से, पशुपालकों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सज़ा भी दी जाती थी, यानी सज़ा बहुत कड़ी होती थी उस समय में। इनमें से कई अधिकारियों का वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। राजा के जासूस अधिकारियों पर कार्यकलाप पर अधिकार नियंत्रण रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज्य परिवार के वरिष्ठ मंत्रियों की सलाह से सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। जो राज्य परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियाँ थीं। प्रांतीय राजधानी तक्षशिला और उज्जैन थी और पाटलिपुत्र खुद सम्राट की शासकीय राजधानी थी। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बना जाता था। जो तक्षशिला थी, उज्जैन थी, यहाँ के शासक कौन होते थे? अक्सर राज्यपाल कौन होते थे? राजकुमार होते थे। जो राजा के पुत्र होते थे, उन्हीं को यहाँ का गवर्नर या राज्यपाल बनाया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही मानना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र, इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों, नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। प्रादेशिक केंद्रों पर इलाके थे जो, वहाँ पर मौर्य शासक सिर्फ मार्गों पर और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यानी आवागमन के दो साधन थे, मार्ग और नदियाँ। आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। यानी नदियों से भी और मार्गों से भी राजा के द्वारा टैक्स वसूला जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, दक्षिण भारत सोने के लिए और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। अर्थशास्त्र में लिखा है, अर्थशास्त्र कौन सी है? जो कौटिल्य की बुक है, कि उत्तर पश्चिम कंबलों के लिए और दक्षिण सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराना क्या होता? टैक्स के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित होता था। जो टैक्स होता है, कर होता है, वो तो नियमित रूप से लिया जाता है,
लेकिन जो नजराना होता है वो अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते थे, यानी जो स्वेच्छा से दान देते थे उन लोगों से नजराना लिया जाता था। नजराना होता है स्वेच्छा से या कभी कभी लिया गया टैक्स। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस के निकट के राजदूत मेगास्थनीज ने कुछ ऐसा विवरण किया है। यानी यहाँ से याद रखेंगे कि जो मेगास्थनीज आया था वो कौन था, कहाँ से आया था। पश्चिम एशिया के यूनानी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, यानी एक सेल्यूकस निकेटर राजा था यूनान में, उसका राजदूत बन के आया था। और भारत में उसमें किसका शासन चल रहा था? चंद्रगुप्त का। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। यानी जब शासक या राजा जनता के सामने आता था तो क्या मनाया जाता था? जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड होता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाते थे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे, यानी राजा हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाने पीने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। यह बात किसने कही है? मेगास्थनीज ने कही है भारत के राजाओं के बारे में। पाटलिपुत्र आधुनिक नाम क्या है? पटना है। पाटलिपुत्र को आधुनिक नाम क्या दिया गया है? पटना दिया गया है। कहाँ पर है ये? बिहार की राजधानी है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। किसकी बात है? पाटलिपुत्र की है, पटना की है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज हैं। पटना में आज भी 570 बुर्ज हैं और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर हैं। लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्शाई से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए बने बसेरों से घिरा है। अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। इन जंगलों में जो लोग रहते थे वे स्वतंत्र थे, राजा के नियंत्रण में नहीं थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों के हाथी और घोड़े, मधु किसका नाम है यहाँ पर? शहद और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह ऐसा पहला शासक था जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अभिलेखों के द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाए किस सम्राट ने? अशोक ने। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। अशोक के जितने भी अभिलेख हैं मोस्टली प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। राजा अशोक था, वो 8 साल बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। कलिंग के युद्ध में अशोक ने 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया। 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। मैं धर्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय करता हूँ। इन धर्म का पालन करूँगा और दूसरों की शिक्षा दूंगा, ऐसा अभिलेख में लिखा है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में ज़्यादा उत्तीर्ण
कर रहा हूँ। मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्होंने सोचना चाहिए कि दम कैसे बढ़ाया आगे। कलिंग की लड़ाई युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन आया। धम संस्कार का शब्द है, धर्म प्राकृतिक रूप है। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग। कलिंग किसका प्राचीन नाम है? उड़ीसा का। कलिंग अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का दम क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, उनका भी कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। यानी अशोक अपनी प्रजा को अपने पुत्रों के समान, अपने बेटों के समान मानता था। वह बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था। यानी अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बुद्ध धर्म अपना लिया था और उसके जो उपदेश हैं उनका पालन करने लगा था। उत्कृष्ट पॉलिश वाला पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरा से मिली है। ये नीचे मूर्ति दिखाई गई है, बिहार के रामपुरा से मिली है। उत्कृष्ट पॉलिश वाली पत्थर की मूर्ति मौर्य कालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। जो नीचे मूर्ति है इसको कहाँ रखा गया है? राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है, याद रखेंगे इसको, क्योंकि यह राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। देख लीजिए ये मूर्ति कैसी है, एक सांड की है। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इसके बारे में कई बार टकराव पैदा हो जाता था। यानी अशोक का साम्राज्य बहुत ही विस्तृत था, इसमें अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, तो उन लोगों के बीच कई बार टकराव हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहे हैं। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने दम महत्म यानी धम्म का प्रसार करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। धम्म के महत्म, धम्म के बारे में शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और शतवों में खुदवाए। अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में राजदूत भेजे। यानी अशोक ने अपना धर्म का प्रचार किन किन देशों में किया था? सीरिया में किया था, मिस्र में किया था, ग्रीस में किया था। ग्रीस को यूनान बोलते हैं वर्तमान में, और श्रीलंका में 1, 2, 3, 4 देशों में किया था। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम घर बनवाए, जिसे हम धर्मशाला बोलते हैं, वो बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा व्यवस्था की। मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा व्यवस्था करने वाला पहला शासक था ये। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों का जन्म होता है, जब यात्रा शुरू करते हैं, तब तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरे रीति रिवाजों को माने तो वे ज़्यादा फलदायी होंगे। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ हैं। ये अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का आदर करें, सभी जीवों का दया करें, ब्राह्मणों और श्रवणों का दान दें, अपने धर्म की प्रशंसा, दूसरों के धर्म की निंदा करना, अपने धर्म की प्रशंसा करना, दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए।
हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म का बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा बताते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक के बारे में लिखा है, किसने लिखा है? पंडित नेहरू ने। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों का बताया जो आपके अनुसार आज प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि उत्पन्न की थी। यदि आप ए अक्षर को अलग अलग भाषाओं को लिपियों में देख सकते हैं। ब्राह्मी लिपि में ए ऐसे लिखा जाता था, देवनागरी में ए ऐसे है, बांग्ला में ए ऐसे, मलयालम में ऐसे है। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण कब शुरू किया था? 2400 साल पहले शुरू किया था, मौर्य साम्राज्य से पहले। इसे बनाने के उद्देश्य उत्तरी सीमा पशुपालक लोगों से रक्षा करने के लिए उत्तरी सीमा पर दीवार बनाई गई थी चीन के द्वारा, जिसे चीन की दीवार बोलते हैं। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। इन 2000 वर्षों तक काम चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 64 किलोमीटर लंबी है। चीन की दीवार कितने किलोमीटर लंबी है? 64 किलोमीटर लंबी है। बनने में कितने वर्ष लगे? 2000 वर्ष लगे थे, क्योंकि जो राज्य था उसकी सीमाएं बदलती रहती थी तथा पत्थर और ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ऊपरी सतह सड़क चौड़ी थी, जो ऊपर से दीवार बनाई गई थी बहुत ज़्यादा चौड़ी थी। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बनाए गए थे। यानी निगरानी के लिए 100-200 मीटर पर बुर्ज बनाए गए थे। ये दीवार क्यों बनाई गई थी? पशुपालकों से डर के कारण, खासकर चंगेज खां। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? आप ये उपयोगी शब्द देख रहे हैं। साम्राज्य क्या होता है? राजधानी पढ़ ली है, अधिकारी पढ़ लिए हैं हमने, संदेशवाहक पढ़ लिए हैं, प्रांत पढ़े हैं, धम्म पढ़ा है। इन सबको हमने पढ़ लिया है। चलिए हम अब इस लेसन के अभ्यास के प्रश्न करते हैं। लेकिन अभ्यास के प्रश्न करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और बाकी सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मौर्य साम्राज्य की महत्वपूर्ण तिथियां। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब हुई थी? आज से 2300 साल पहले हुई। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? जिन देशों से अभिलेख मिले हैं, किन किन से? भारत से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तीनों देशों से अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के निम्नलिखित राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, असम, त्रिपुरा और पूर्वोत्तर के सभी राज्य बाहर थे। सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, असम, त्रिपुरा, ये सब राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर खाना क्यों चखते थे? राजा को हमेशा इस बात का डर रहता था कहीं कोई उनकी हत्या की कोशिश न कर ले, साजिश न करे। इसीलिए राजा के खाना खाने से पहले नौकर खाना चखते थे। आज भी यही परंपरा है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री खाना खाते हैं तो इससे पहले उनके जो नौकर होते हैं, जो सेवक होते हैं, वो खाना खाते हैं आज भी।
पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? कलिंग के युद्ध के बाद पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का व्यवहार मित्रतापूर्ण था और सभी के साथ शांति संबंध बनाए थे, जबकि चीनी सम्राटों को पड़ोसी देशों की शत्रुतापूर्ण व्यवहार था। पड़ोसी देशों के साथ युद्ध करते रहते थे और उनकी सीमाएं बदलती रहती थी। इसी कारण से चीन की दीवार का निर्माण किया गया था। चीन के सम्राटों का चीन की दीवार बनाने का उद्देश्य क्या था? उत्तरी सीमा की पशुपालकों से रक्षा करना, यानी उत्तरी सीमा पर पशुपालक थे चीन के और चीन पर आक्रमण करते रहते थे बार बार, उनसे बचाव के लिए। चीन की दीवार की विशेषता, यह 64 किलोमीटर लंबी है, पत्थर ईंटों से बनाई गई है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है, यानी ऊपर से पूरी चौड़ी सड़क की तरह है। इस दीवार को बनाने में हजारों लोगों ने 2000 वर्षों तक काम किया। हर 100 से 200 मीटर पर निगरानी के लिए बुर्ज बनाए गए हैं। मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे लोग सरकारी अधिकारी थे, कृषक थे, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी, संदेशवाहक, जासूस और कौन थे? फल फूल संग्रह थे, शिकार करने वाले शिकारी थे और शिल्पकार थे। जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी खालिस्तान वसूलते थे कर। जहाँ पर सम्राट का सीधा शासन था वहाँ पर अधिकारी टैक्स वसूलते थे। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में गवर्नर या राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण और मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखते थे। क्यों रखते थे? टैक्स के लिए। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को दिया करते थे नजराना। जो प्रदेशों में रहते थे लोग मौर्य साम्राज्य को अधिकारियों को नजराना देते थे। नजराना क्या होता था? जो कभी कभी वसूला गया टैक्स या कर होता था, जिसकी कोई निश्चित राशि नहीं होती थी, निश्चित समय नहीं होता था। ताओ की निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत? उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन का मार्ग था। गलत है ये। जो उज्जैन था ये कहाँ पर था? इधर उत्तर है, उधर दक्षिण है, इस मार्ग पे था, यानी उत्तर से दक्षिण मार्ग पे था। उत्तर पश्चिम मार्ग पर कौन था? उत्तर पश्चिम मार्ग पर तक्षशिला था। इसका आंसर गलत है। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत से इसके क्या मिले हैं? अशोक के अभिलेख, शिलालेख मिले हैं। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए थे। गलत है, चंद्रगुप्त के विचार नहीं लिखे गए थे। यहाँ पर किसके? कौटिल्य या चाणक्य के विचार थे अर्थशास्त्र में। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम है। गलत है, बंगाल का नहीं है, उड़ीसा का है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में थे। बिल्कुल सही है, ब्राह्मी लिपि थी। भाषा कौन सी थी? प्राकृत। उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धम्म द्वारा करना चाहते थे। अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के बीच आपसी टकराव को खत्म करना चाहते थे। जानवरों की बलि, मनुष्य की बलि दी जाती थी, कभी कभी तो मानव की बलि भी दी जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार को खत्म करना, परिवार और पड़ोसियों के बीच के झगड़े को खत्म करना चाहते थे। धम्म के प्रसार के लिए अशोक ने किन साधनों को प्रयोग किया? धम्म महात्मा नियुक्त किए, विदेशों में प्रचार के लिए प्रतिनिधियों को भेजा। अशोक ने अपने संदेशों को कई स्थानों पर शिलाओं पर खुदवाया। कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया जो राजा के संदेशों को उनके लोगों को पढ़कर सुनाते थे जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। रोशन ये बताते हैं कि हमारे रुपये पर शेर का चिन्ह क्यों दिखाया जाता है। हमारे रुपयों पर बने शेर का चित्र ऐतिहासिक महत्व है। सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान 4 शेरों की मूर्ति बनाई गई थी। उन्हें सारनाथ में एक स्तंभ पर स्थापित किया गया था। यह चित्र हम रुपये सिक्कों के अतिरिक्त भारत सरकार के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी दस्तावेजों के अंतर्देशीय पत्रों, स्टैम्प पेपर पर भी देखते हैं। अभ्यास के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण मार्ग दिखाए गए यहाँ पर NCERT में दिए हैं। चलिए यहाँ से पढ़ते क्या लिखा है। चीन शासकों का नियंत्रण था। जो लाल रंग से दिखाए गए हैं इन पर चीन शासकों का नियंत्रण था। जो हरे रंग से हैं इन पर कुषाणों का नियंत्रण था। अध्याय 9 में पढ़ोगे आप। ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हैं। ये ईरान के फारस शासकों का नियंत्रण था। लाल वाले हैं जो
इन मार्गों पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। ये सब मार्ग यहाँ पर दिखाए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। मंगोलिया, चीन भारतीय, ईरानी, अरबी, ईरानी, रोमन व्यापारियों के इस मार्ग का आदान प्रदान करते थे। ये मानचित्र में दिखाए गए हैं। मानचित्र में पोर्डुका दक्षिण भारत, अमेरिको रोमन नाम है। मानचित्र पर जो पोर्डुका दिखाया गया दक्षिण भारत का, अरिकामेडु का रोमन नाम है। देख लीजिए, यहाँ दिखाया गया पोर्डुका। आगे की बात, लगभग 2200 वर्ष पूर्व मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। इसके स्थान पर कई अन्य राज्यों का उदय हुआ। पश्चिम में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवनों का शासन रहा। यानी मौर्यों के बाद उत्तर भारत पर यवनों का शासन रहा। ये हिंद यवन के सिक्के हैं। इसके बाद उत्तर उत्तर भारत पर शक आए। यवनों के बाद शक आए। मध्य एशिया के लोगों का स्थापित किया। इसके कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे। शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिली। शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिली। इसके अध्याय 10 में पढ़ेंगे। शकों के बाद कुषाण आए। यानी मौर्य के बाद आई यवन के बाद शकों के बाद कुषाण आ गई। अध्याय 9 में तुम कुषाणों के बारे में पढ़ोगे। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनाएं पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। उत्तर भारत में और मध्य भारत में कुछ इलाकों पर मौर्य सेनाएं कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र सिंह ने जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था उसकी हत्या कर दी और खुद शासक बन गया था और पुष्यमित्र वंश ने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंगों के बाद कणों आए। कुछ और वंशों का शासन तब तक चलता रहा जब तक 1700 वर्ष बाद गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है। 1700 वर्षों के बाद गुप्त साम्राज्य आता है। देख लीजिए, यहाँ पर कुषाण सिक्का दिखाया गया है। यहाँ पश्चिम भारत मध्य भारत शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ कई युद्ध हुए। भारत में शकों का शासन था। शकों के सातवाहन शासकों के साथ कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन साम्राज्य 400 वर्षों तक टिका रहा। यानी सातवाहन साम्राज्य 400 वर्षों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य पश्चिम भारत में वाकटक वंश हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से लेकर 1800 साल पूर्व कई चोलों, चेरों, पांड्यों का शासन रहा। सातवाहन सिक्के यहाँ दिखाए गए हैं।